कुछ नहीं खा सकता, वो सिर्फ माँ का दूध पीता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ का दूध भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अगला पॉइंट है कि जो नवजात शिशु होता है या जो बिल्कुल नया नया जन्मा शिशु होता है, बच्चा होता है, उसके लिए तो भाई माँ का दूध अमृत के समान होता है, क्योंकि जो बिल्कुल नया बच्चा होता है जिसका जन्म होता है वो कुछ भी नहीं खा सकता और बिल्कुल नाजुक होता है, और उसके लिए सिर्फ माँ का दूध ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए माँ के दूध को अमृत कहा गया है। अगला पॉइंट है कि बच्चा माँ से सिर्फ दूध नहीं पीता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे का और माँ का रिश्ता दूध तक है, ऐसा नहीं है। बच्चा माँ से दूध भी पीता है और माँ से संस्कार भी ग्रहण करता है, ठीक है। उसे माँ से दूध भी मिलता है और माँ से उसे संस्कार भी मिलते हैं। और जब बच्चा रोता है तो माँ को मारता है, जब छोटा होता है माँ भी कभी कभी उसे मतलब मारती है या उसे थपकारती है, ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चा माँ से चिपटा रहता है। तो ये सब क्या दिखाता है कि बच्चे का माँ से संबंध कितना घना है, कितना मजबूत है और कितना अद्भुत है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि बच्चे का माँ से संबंध कैसा है। अगला पॉइंट है कि जब चांदनी रात में, ठीक है, ऐसी रात जब चांद बिल्कुल तेज हो, चांदनी रात में जब खटिया पर बैठकर, खटिया मतलब चारपाई, जब चारपाई पर बैठकर माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चा भाई दूध पीने का आनंद लेता है, साथ के साथ जो चांदनी होती है, चांद की रोशनी होती है, उसका भी आनंद लेता है, ऐसा बताया है हमारे लेखक ने। अगला हेडिंग है हमारे सामने कि विश्वनाथ पर अत्याचार, ठीक है। तो विश्वनाथ, अब आप सोचेंगे ये विश्वनाथ कौन है। मैंने आपको बताया था कि ये लेखक का जो नाम है वो विश्वनाथ है, लेकिन गांव में उसे कहते थे विश्वनाथ, इसलिए उसे पूरे अध्याय में कहीं भी विश्वनाथ नहीं कहा गया है, उसे कहा गया है विश्वनाथ, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है ये बात। और पहला पॉइंट है कि विश्वनाथ अभी माँ का दूध पीता था। ये कब की बात बता रहा है, जब विश्वनाथ छोटा था और अपनी माँ का दूध पीता था। लेकिन जब उसके छोटे भाई का जन्म हुआ, ठीक है, जब उसके छोटे भाई का जन्म हुआ तो क्या हुआ, उसका दूध छूट गया विश्वनाथ का, और दूध पर अधिकार हो गया छोटे भाई का। क्योंकि वो छोटा था इसलिए माँ उसके छोटे भाई को दूध पिलाती थी और विश्वनाथ का दूध छूट गया। तो विश्वनाथ को गाय का दूध पीना पड़ा, और जो गांव की दाई थी, ठीक है, जो दाई होती है बच्चों को संभालती है, दाई के साथ उसे चटाई पर सोना पड़ा। तो ये क्या था, विश्वनाथ के लिए अत्याचार था। आपको समझ में आ गया होगा कि विश्वनाथ के साथ क्या अत्याचार हुआ, कि इसके छोटे भाई का जन्म हुआ और उसका दूध पर जो अधिकार था वो छिन गया, और अधिकार अब दूध पर हो गया छोटे भाई का। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यह है माँ की तुलना बतख से। तो लेखक यहाँ पर एक किस्से का वर्णन करता है कि जब लेखक दिलशाद गार्डन में गया था तो वहां पर लेखक ने पानी में बत्तखों को देखा, ठीक है, बत्तखों को देखा, और उसने ध्यान दिया कि बत्तख अंडे देने के समय, जब बत्तख जो है अंडे देती है तो वो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती है, ठीक है। और लेखक ने देखा कि एक बत्तख को कई अंडों को सेतना पड़ता है। जो एक बत्तख होती है वो अपने अंडों को सेतती है, उसके ऊपर बैठती है, ठीक है। तो लेखक ने देखा। अगला पॉइंट है कि लेखक को बत्तख की माँ और मनुष्य की माँ, जो बत्तख की माँ होती है और जो हमारी माँ होती है या उनकी माँ होती है, ठीक है, मनुष्यों की, तो उसने क्या देखा कि इनमें एक समानता दिखी। उनको वो एक जैसी क्यों लगी, क्योंकि बत्तख भी अपने अंडों की रक्षा करती है, ठीक है, और पंख फैलाकर अंडों की जो मतलब होती है रक्षा करती है, और दुनिया की नजर से अपने अंडों को बचाती है कि कहीं कोई कौवा या कोई जानवर आकर उनके अंडे को नष्ट ना कर दे। तो इससे क्या पता चलता है कि जो एक बत्तख की माँ होती है और इंसान की माँ होती है, दोनों ही अपने बच्चे से प्यार करती है और अपने बच्चों की रक्षा करती है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि माँ की तुलना बत्तख से क्यों की गई है, क्योंकि जो इंसानों की माँ होती है और जो बत्तखों की माँ होती है वो दोनों ही अपने बच्चों से प्यार करती है। अगला टॉपिक है हमारे सामने गर्मियों में लू से बचने के उपाय। तो यहाँ भी लेखक एक किस्से के बारे में बताता है कि जब लेखक छोटा था और गर्मियों में जब दोपहर के समय लेखक घर से चुपचाप बाहर निकल जाता था, और जब गर्मी में उसे लू लग जाती थी तो उसे माँ क्या करती थी, उसकी माँ उसके बदन के किसी एक हिस्से पर प्याज बांध देती थी, उसकी कमीज से या उसकी धोती से। इससे क्या होता था, लू से बचा जा सकता था। और अगला पॉइंट है कि लू लगने पर कच्चे आम का पन्ना, ठीक है, जो कच्चा आम होता है और जो उसका पन्ना होता है, कच्चे आम का पन्ना पिया जाता है, और जो आम होता है उसे भूनकर या उबालकर गुड़ या चीनी में शरबत बनाकर पिया जाता है। इससे क्या होता है, लू नहीं लगती, और अगर लू लगी होती है तो उससे बचा जा सकता है। और ये जो शरबत तैयार किया जाता है आम को भूनकर और उसमें गुड़ या चीनी मिलाकर,
तो इस शरबत से नहाया भी जा सकता है, सर भी धोया जा सकता है और इसे शरीर में लेपा भी जा सकता है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि गर्मियों के समय लू से बचने के क्या क्या उपाय थे उस समय गांव में और क्या क्या उपाय लेखक ने यहाँ पर बताए। अगली हेडिंग है बिस्कोहर में बरसात। तो मैंने आपको बताया था कि लेखक के गांव का नाम बिस्कोहर है और बिस्कोहर के अंदर जब बरसात होती है तब कैसा वहां पर सीन होता है, ठीक है, या कैसा वहां पर मौसम होता है, इसके बारे में लेखक बताता है कि बरसात आने से पहले भाई पहले तो बादल गिर जाते हैं, ठीक है, काले काले एकदम, और गरजते हैं बादल और दिन में ही अंधेरा हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब बिल्कुल घने बादल होते हैं तो एकदम कालापन सा छा जाता है आसमान में और ऐसा लगता है जैसे दिन में ही अंधेरा हो गया हो। और बरसात अगर कई दिनों तक होती है तो घर की दीवारें गिर जाती हैं, क्योंकि गांव में जो घर होते हैं वो कच्चे होते हैं, उनकी दीवारें भी कच्ची होती हैं। अगर लगातार बरसात होती है और दीवारें गीली होती हैं तो वो कच्ची और हो जाती हैं और वो गिर जाती हैं। दूसरा पॉइंट है कि पूरे गांव में कीचड़ हो जाता है जब बरसात होती है। ये तो नॉर्मल सी बात है कि जब भी तेज बरसात होती है या ज्यादा दिनों तक बरसात होती है तो गांव में कीचड़ हो जाता है और उमस के कारण मछलियां मरने लगती हैं। जो तालाब में मछलियां होती हैं वो उमस के कारण मरने लगती हैं। उमस आपको पता होगा, ह्यूमिडिटी, जब उमस ज्यादा होती है तो मछलियां मरने लगती हैं। और बरसात में कई कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो सिर्फ बरसात के टाइम में बाहर निकलते हैं। आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं और पूरा साल हमें देखने को नहीं मिलते, ठीक है। तो यही बताता है लेखक कि जब बारिश होती है तो कुछ कीड़े मकोड़े भी बाहर निकल आते हैं जमीन से। अगला पॉइंट है कि जब पहली बारिश होती है, गांव में ऐसा मानना है कि जब पहली बारिश होती है गांव में तो उससे दाद, खाज, फोड़ा, फुंसी ठीक हो जाता है, ठीक है। ऐसा मानना है गांव के लोगों का कि अगर पहली बारिश में अगर कोई नहाए तो उसका दाद, खाज, फोड़ा, फुंसी सब ठीक हो जाएगा। तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि लेखक अपने गांव बिस्कोहर की जो बरसात होती है उसके बारे में क्या लिखता है। अगला टॉपिक है बिस्कोहर के सांप। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि लेखक ने इस पूरे अध्याय में अपने गांव के सांपों का भी वर्णन किया है, जो कि जहरीले हैं या जहरीले नहीं है, दोनों का वर्णन किया है। तो पहला पॉइंट है, सांप का नाम है डोडा। ये जो डोडा सांप होता है इसमें जहर नहीं होता और ये विषहीन होता है। और जो मजगिदवा होता है ये भी सांप का नाम है, इसमें भी जहर नहीं होता और ये भी विषहीन होता है। लेकिन जो डोडा होता है, डोडा सांप होता है, इसे मारा नहीं जाता क्योंकि इसे वामन जाति का माना जाता है। इसे क्यों नहीं मारा जाता? क्योंकि इसे वामन जाति का माना जाता है। दूसरा पॉइंट है घामिन। जो घामिन सांप होता है इसे जहरीला नहीं माना जाता, ठीक है, ये भी विषहीन होता है। अगला हमारा सांप है गोहुअन। जो गोहुअन सांप होता है इसे जहरीला माना जाता है, ठीक है, इसे जहरीला माना जाता है। अगला पॉइंट है घेर कडाइव भटीहा। जो ये वाला सांप होता है ये भी जहरीला माना जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि बिस्कोहर जो गांव है वहां पर कौन कौन से सांप हैं और कौन से जहरीले हैं और कौन से जहरीले नहीं हैं और किन सांपों को नहीं मारा जाता। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो ये है फूल दवा के रूप में। जो गांव में फूल हैं वो सिर्फ खुशबूदार नहीं होते या सिर्फ वो खुशबू नहीं देते, उनका और भी बहुत जगह यूज होता है। क्या यूज होता है? उसको दवाई के रूप में यूज किया जाता है फूलों को। जैसे कई रोगों के इलाज में फूल लाभदायक होते हैं। जैसे अगर किसी को चेचक की बीमारी है, चेचक का रोगी है, उसके लिए नीम के पत्ते बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं और वो नीम के पत्ते चेचक में फायदा पहुंचाते हैं। अगला पॉइंट है जो बेर का फूल होता है उसको सूंघने से ततैये का डंक जड़ जाता है, तो ये भी दवाई के रूप में काम कर रहा है यहाँ पर। और अगला पॉइंट है कि आम के जो फूल होते हैं वो कई रोगों में उपयोगी होते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था कि जब गर्मी में लू लग जाती है तो आम का कितना अच्छा प्रयोग किया जाता है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जो आम का फूल होता है वो भी दवा के रूप में काम करता है। और जो गुड़हल का फूल होता है, एक फूल होता है जिसका नाम होता है गुड़हल, ठीक है, गुड़हल का फूल होता है उसे देवी का फूल माना जाता है। गांव में देवी वगैरह की पूजा की जाती है और गुड़हल को देवी का फूल माना जाता है। और चुड़ैल आदि से भी फूलों को जोड़कर देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि गांव के अंदर फूल जो है वो दवा के रूप में कैसे काम करते हैं और लेखक ने कैसे बताया है। अगली हेडिंग है हमारे सामने प्रकृति और नारी। तो यहाँ पर लेखक अपने एक किस्से के बारे में बताता है कि जब लेखक अपने एक रिश्तेदार के घर पे जाता है, ठीक है, घूमने, तो वहां पर उसने एक सुंदर औरत देखी जो कि उसकी उम्र से भी बड़ी थी। लेखक अपने रिश्तेदार के घर गया घूमने और वहां पर उसने देखी एक औरत जो कि उसकी उम्र से बड़ी थी। उसकी सुंदरता को देखकर लेखक
पागल सा हो गया बिल्कुल, ठीक है। और जो उसकी सुंदरता थी वो उसके दिल में समा गई, उसके दिल में बस गई, ठीक है। वो जो औरत थी वो उसके दिल में समा गई और चारों तरफ लेखक को सिर्फ वो औरत दिखने लगी, क्योंकि उस औरत ने सफेद साड़ी पहन रखी थी। तो लेखक को चांदनी में, चांद की चांदनी में, फूलों की खुशबू में और प्रकृति में हर जगह वो औरत ही औरत दिखने लगी, ठीक है। और जो प्रकृति थी वो लेखक को उस औरत की तरह लगने लगी। कुल मिला के प्रकृति लेखक को अच्छी लगती थी और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रकृति की तुलना नारी से की गई। नारी भी अच्छी थी उसकी नजर में और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी और प्रकृति तो वहां की थी ही अच्छी, ठीक है। तो दोनों को जोड़कर लेखक बताता है कि उसे चारों तरफ प्रकृति में वो नारी नारी दिखाई देने लगी और वो नारी उसके दिल में समा गई। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकृति और नारी की तुलना लेखक ने कैसे की है। तो यहां पर खत्म होता है हमारा अध्याय। आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कोइयां किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया है। दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं होता। यहां पर आपको लिखना है कि वो बच्चा सिर्फ दूध नहीं पीता और संस्कार भी ग्रहण करता है, तो वो लाइन आपको इसमें लिखनी है। तीसरा क्वेश्चन है कि बिस्नात पर क्या अत्याचार हुआ, ये भी आप लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है लू से बचने के उपाय बताओ। पांचवा क्वेश्चन है कि माँ की तुलना बतख से क्यों की गई। छठा हमारा क्वेश्चन है कि बिस्कोहर की बरसात का वर्णन करो, कैसा वहां पर मौसम होता है या क्या क्या बदलाव आते हैं जब बरसात होती है। सातवां क्वेश्चन है कि फूल केवल गंध नहीं देते, दवा भी करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि फूलों का इस्तेमाल कैसे दवा के रूप में किया जाता है और दवाई के रूप में कैसे फूलों का यूज होता है। आठवां क्वेश्चन है कि नारी की तुलना जो हमारा लेखक है उसने प्रकृति से कैसे की है। तो आपको लिखना है कि उसको चांद की चांदनी में भी वो औरत दिखने लगी थी, ठीक है, फूलों में भी वो औरत दिखने लगी थी, अपने चारों तरफ उसे वो औरत ही औरत दिख रही थी, उसके दिल में समा गई थी, ठीक है, जो उसने अपने रिश्तेदार के वहां पर देखी थी। नौवां क्वेश्चन है कि बिस्कोहर में जो सांप पाए जाते हैं, जो सांप है बिस्कोहर के, उसका वर्णन करो, ठीक है। तो ये भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ खत्म होता है हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलते जाए टाइम टू टाइम। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आपके जो भी हिंदी से रिलेटेड डाउट्स हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।